नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड सेकंड कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर के जो आज पेपर हुआ है उसके पेपर के एनालिसिस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आया था अनुदेशात्मक उद्देश्य का महत्व। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य का तात्पर्य उन व्यवहारों या क्रियाओं से है जिन्हें शिक्षण के पश्चात अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद छात्र अर्जित कर लेता है। शिक्षण का और उद्देश्य सिद्धांत और उद्देश्य पाठ विषय वस्तु छात्रों की योग्यता एवं परिपक्वता के स्तर के अनुसार बदलता रहता है। इसका विस्तार शब्दों के अर्थ को याद करने से भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को परिताप करने तक हो सकता है। इसके दो प्रमुख क्षेत्र हैं, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था शिक्षण और अधिगम्य संबंध। तो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यह व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। शिक्षण का उद्देश्य सीखना और सिखाना है। शिक्षण का उद्देश्य सीखना और अधिगम का उद्देश्य सिखाना है। इस बात का अनुमान हम शिक्षण और अधिगम के बीच संबंध में लगा सकते हैं। बिना शिक्षण के अधिगम पूर्ण नहीं है, अर्थात शिक्षण अधिगम का एक पूर्ण प्रत्यय है। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम संबंध का बोध होना आवश्यक है। शिक्षण के उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के पदों में लिखे जाते हैं, अतः शिक्षण के उद्देश्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। शिक्षण के उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन पदों में लिखे होते हैं, अतः शिक्षण के उद्देश्य और अधिगम के उद्देश्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण के सिद्धांत छात्रों को अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दल शिक्षण या समूह शिक्षण या टोली शिक्षण। तो टोली शिक्षण विधि द्वारा शिक्षकों का अधिकतम उपयोग संभव है, जिसमें शिक्षक भिन्न भिन्न कार्य अथवा भूमिका निभाता है। इस विधि से छात्रों का पुनः समूह बनाया जाता है, पुनः समय सारणी बनाई जाती है तथा शिक्षण स्थान को पुनः व्यवस्थित किया जाता है। इस विधि में यह माना जाता है कि टोली प्रविधि उत्तम परिणाम देती है, इसलिए टोली शिक्षण में शिक्षकों का सहयोग लिया जाता है। टोली शिक्षण का संप्रत्यय 1950 ईस्वी में के अंतिम भाग में तथा 1960 ईस्वी के प्रारंभ में प्रचलित हो जाता था। इसे विधि की परिभाषा इस प्रकार दी सकती है। जेलैंड टर्म के अनुसार दल शिक्षण वह व्यवस्था है जो जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक अपने सहयोगियों के साथ शिक्षण नियोजन करते हैं, अनुदेशन करते हैं तथा मूल्यांकन करते हैं और शिक्षकों की विशेष दक्षताओं का लाभ उठाते हुए दो कक्षाओं और अधिक छात्रों को शिक्षण करते हैं। हरोन एंड डेविस के अनुसार दल शिक्षण में दो अथवा दो से अधिक शिक्षक नियमित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति की अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अथवा दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठ के नियोजन तथा सहसंबंध स्थापित करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था शिक्षण की अवस्थाएं। तो शिक्षण की तीन अवस्थाएं होती है, प्री एक्टिव स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंटरएक्टिव स्टेज यानी अंतः संक्रियात्मक अवस्था, इसके बाद पोस्ट इंटरएक्टिव यानी उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। तो प्री यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शिक्षण उद्देश्य, फिर पाठ वस्तु, शिक्षण शैली, शिक्षण व्यूहरचना, शिक्षण युक्तियों का चयन, ये सब टॉप हेडिंग डालकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर इंटरएक्टिव स्टेज में कक्षा आकार की अनुभूति, छात्रों का निदान, सांपटकार या क्रिया प्रतिक्रिया, और उद्दीपकों का चयन, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन व पुष्टि, शिक्षण युक्तियों का विस्तार। इसके बाद पोस्ट एक्टिव स्टेज यानी उत्तर क्रियावस्था, शिक्षण का मूल्यांकन विधि में सुधार, शिक्षण की प्रतिपुष्टि। प्री एक्टिव स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक यानी कि जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व जो उद्देश्य निर्धारित करता है उसे प्री एक्टिव स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इंटरएक्टिव स्टेज यानी कि अंतर संक्रियात्मक अवस्था, इसमें छात्रों की अनुभूतियों को स्वीकार करता है और यानी कि अंतःक्रिया करता है। और इसके बाद पोजिटिव स्टेज यानी कि ये अंतिम अवस्था है जिसमें शिक्षण कक्षा का मूल्यांकन करता है। शिक्षण, इसमें पहले हम लिखेंगे शिक्षण एक जटिल गतिविधि के रूप में है। शिक्षण के 4 चरण होते हैं, पाठ योजना, अनुदेशन, मापन, मूल्यांकन। ऑब्जेक्शन ने शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से कितने भागों में 3 भागों में विभाजित किया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रियावस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है तथा और पढ़ाने की तैयारी करता है। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षण कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इस अवस्था को शिक्षण नियोजन अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद अंतःक्रिया अवस्था था। इस अवस्था में ये वे सभी क्रियाएं समावेशित हो जो शिक्षण कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ वस्तु के प्रस्तुतिकरण
तक के समय तक करता है। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र कक्षा के आमने सामने होते हैं। शिक्षक शाब्दिक तथा शाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, पाठ्यों के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है, उत्तर सुनता है और साथ ही साथ उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। उत्तर क्रिया अवस्था यानी कि इस अवस्था के में शिक्षण कार्य संपन्न हो जाने के बाद शिक्षक सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के कार्य के उल्लेखों का आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोजन और मूल्यांकन के कार्य को सिद्धांत या जानने का प्रयास करता है कि उसने कक्षा में कुछ पढ़ाया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, छात्रों पर कैसा प्रभाव पड़ा था, उसके व्यवहार में कैसा किस सीमा तक परिवर्तन आया और भविष्य में वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए किस प्रकार का परिवर्तन शिक्षण के लिए किए जाने चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शिक्षण की विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। ये कि लॉन्ग क्वेश्चन में आया था 1000 शब्दों में लिखने के लिए। तो शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है। समानता इसका उद्देश्य छात्रों के विद्यार्थियों के व्यवहार में